Very good morning to everyone. I am Juhi Gupta, second year student of MMB BHU. I welcome you to all in this lecture, which is organized by Physics Students Academic Forum and under the guidance of our Professor Neelam Srivastava ma'am. Friends, we all want to choose a good career in our life, but very few people are able to do their jobs. The main reason for this is the lack of guidance. If we get a proper guidance, then we are able to become uh, aware of all the opportunities in our life. So today, in this lecture, we all will get a chance to know a very new and interesting topic, that is X-ray astronomy and black hole X-ray binaries. So let me introduce you all our today's speaker, Ms. Kitika ma'am. She has completed her BSc in Physics Honours from MMVBHU itself and MSc from Christ University, Bengaluru in Astrophysics as specialization. Right now, she is a PhD scholar at Fudan University, Shanghai, China. She has also done many projects, workshops, and conferences as well. I am thankful to Ms. Geetika ma'am for accepting our request and giving us time for their busy schedule. I am also thankful to our Professor Neelam Srivastava ma'am for organizing this program. So, now let's begin this event by paying a virtual tribute to Honorable Founder of Banaras Hindu University and great educator Mahamana Madan Mohan Malviya ji. For delay, I would like to request जूही एक सेकंड बेटा, आपका वीडियो प्ले नहीं हुआ, हम लोग नहीं देख पाए हैं। तो कोई बात नहीं है, प्ले नहीं हुआ है तो हम मैम लोग ट्राई करें। नहीं, महामना जी को याद करना है। हम ऐसे भी हाथ जोड़ करके याद कर सकते हैं उनको। सब लोग उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहेगा, कि हम लोग जिंदगी में अच्छे से आगे बढ़ेंगे और जीवन पथ पर हमेशा उनके बनाए मार्ग पर चलते रहेंगे। दया हम लोगों पे बनी रहे। चलिए बेटा, आगे स्टार्ट करिए आप। Okay. So, without any further delay, I would like to invite Ms. Gitika ma'am. Please deliver your lecture and share your experiences with us. Hi, good morning everybody. तो क्योंकि टॉपिक थोड़ा नया है तो मतलब कोशिश रहेगी कि आप लोगों को जितना हो सके समझाया जा सके, और लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगी, क्योंकि मेरे ख्याल से गिवन नेटिव लैंग्वेज है तो समझाना मेरे लिए थोड़ा आसान होगा और शायद समझना भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान होगा। नीलम मैम को थैंक यू हम इस टॉक के एंड में कहेंगे। बहुत सारा है मेरे पास नीलम मैम के लिए, तो वो टॉक के एंड में एड्रेस करेंगे मैम को। सो मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. Okay. So my talk today is going to be about an introduction to X-ray astronomy. जैसा कि आपने बताया, मेरी बैचलर्स बीएचयू से थी, मास्टर्स थी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से, और फिलहाल मेरा काम चल रहा है फुदान यूनिवर्सिटी शंघाई से। बीएचयू में एक चीज जो बहुत अच्छी थी वो थी पढ़ाई, एजुकेशन का स्टैंडर्ड, सब कुछ बहुत अच्छा था। हमारे टीचर्स अच्छे थे और हमें जो पढ़ाया जाता था वो भी काफी क्वालिटी एजुकेशन होती थी। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये क्वालिटी एजुकेशन हर बच्चे को नसीब में नहीं होती है। तो एजुकेशन की क्वालिटी तो बहुत अच्छी थी, बट एक चीज मिसिंग थी, हमारे सीनियर्स से हमारा कनेक्शन और रिसर्च के तरफ हम लोगों का झुकाव। मेरे पूरे बैचलर्स में हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि रिसर्च क्या होती है, रिसर्च कैसे होती है, और जब तक पता चला तब तक 5th-6th सेमेस्टर आ चुका था। तो आई बिलीव कि ऑल्दो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और करिकुलम में ध्यान देना, करिकुलम में अच्छा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस भी फील्ड में आप रिसर्च करेंगे उसमें आपके ये बेसिक्स आपको बहुत काम आएंगे। बट अब के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में और अब के इतने वेल अवेयर एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट्स में थोड़ी सी अवेयरनेस भी ज़रूरी है, एंड आई होप कि इस फील्ड की तरफ आई एम एबल टू मेक यू अवेयर। सो
Let's start. My talk will be the introduction of what X-rays are, the discovery of X-rays in space. क्योंकि अर्थ पे तो जैसे एक्सरे की डिस्कवरी हुई थी, आप लोगों को पता होगा, तो इसकी डिस्कवरी स्पेस में कैसे हुई और कैसे पता चला लोगों को कि हमारे यूनिवर्स में भी ऐसे सोर्सेज हैं, नॉट जस्ट इन द सोलर सिस्टम बट हमारे यूनिवर्स में कैसे सोर्सेज हैं जहाँ से एक्सरेज आते हैं. और इसके बाद आई टेल यू अबाउट एक्सरे प्रोसेसेस, डिफरेंट सोर्सेज इन द स्पेस दैट प्रोड्यूस एक्सरेज, एक्सरे बाइनरीज जो मेरा रिसर्च टॉपिक है उसकी एनालिसिस, और एक्सरे मिशन. तो शुरू करते हैं. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये आप लोगों का देखा हुआ होगा, और जो कि साफ दिखा रहे हैं कि रेडियो मतलब बेसिकली एक जानकारी देने के लिए है कि कैसे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेडियो से लेके गामा रे तक में वेवलेंथ चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, टेम्परेचर चेंज होता है और फोटोन एनर्जी चेंज होती है. फोटोन एनर्जी वाला पॉइंट यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है हम लोगों के लिए. आई विल एक्सप्लेन व्हाई. एंड ऑल्सो आई वुड वांट यू टू नोट कि टेम्परेचर आप देख रहे हैं कि अगर आप एक्सरेज देखें तो एक्सरे के नीचे एक एटम बना हुआ है. ये एटम बहुत क्रूशियल है एक्सरे स्टडीज के लिए. एक्सरे का इजाद भी एटम्स में होता है, इसकी स्टडी भी इन एटम्स को समझने के लिए ही की जाती है. और ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है. ये डिफाइन करता है कि हम किस तरह के सिस्टम से स्पेस में डील कर रहे हैं. तो एट दिस पॉइंट आई लाइक टू मेक यू अवेयर अबाउट द फैक्ट कि ये जो एक्सरेज हैं और ये जो एटम्स हैं, as we all know, and if you don't know then you must know that we are all made of stardust. हमारे बॉडी में जो एटम्स हैं which are the heavy nuclei, even the lighter nuclei, हाइड्रोजन, हीलियम, आयरन, कैल्शियम, ये सारे के सारे स्पेस में बने हैं. स्पेस में जो प्रोसेसेस होते हैं उसमें जनरेट होते हैं और उसी के थ्रू हमारे बॉडी में आए हैं. So these are the same atoms that are found in our body and these are the same atoms that are found in space. तो जो प्रोसेसेस हैं जो अर्थ पे होते हैं वो भी बहुत सेम है जो स्पेस में होते हैं. आपको पता होगा कि एटॉमिक फिजिक्स जो आप पढ़ रहे होंगे शायद कुछ लोग, एटॉमिक फिजिक्स is very crucial for understanding what is happening in the cosmos, what is happening in the systems that are in the cosmos. एटॉमिक फिजिक्स के जो बेसिक्स हैं, एटॉमिक फिजिक्स के ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गई, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, ये सारी चीजें बहुत क्रूशियल हैं क्योंकि इन्हीं प्रोसेसेस के द्वारा हम समझते हैं कि स्पेस में क्या हो रहा है. मटेरियल साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में एक सुविधा है कि आपके पास एक लैब है, आपके पास आपका इंस्ट्रूमेंट आपके सामने है, आप अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट कर सकते हैं. स्पेस में हम स्पेस में जा नहीं सकते. इवन कि जो इंस्ट्रूमेंट स्पेस में भेजे जाते हैं उनको भी ठीक करने के लिए नहीं एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाता है अक्सर, और कभी नहीं भेजा गया आज तक. एक बार अगर कोई इंस्ट्रूमेंट स्पेस में चला गया तो बस फिर वो वहां जैसा चल रहा है वैसा ही डेटा आपको मिलेगा. तो जो भी हमें पता चला है स्पेस के बारे में, स्पेस के सिस्टम्स के बारे में, वो इस एटॉमिक फिजिक्स की नॉलेज से ही हम लोगों को पता चला है. तो इंट्रोडक्शन करते हैं एक्सरेज का. X-rays that are commonly known as X-ray radiation is a penetrating form of high energy electromagnetic radiation. इसकी वेवलेंथ बहुत ही कम होती है और इसकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है, इसलिए हम लोग इसको हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं क्योंकि ये हायर एनर्जी रेंज में जाता है. यूवी के बाद और गामा के पहले ये एक्सरेज में. तो दिस डिस्क्राइब्स कि एक्सरेज आर वेरी हाईली एनर्जेटिक. तो ऐसे हाईली एनर्जेटिक फोटॉन्स किसी हाईली एनर्जेटिक और वेरी हॉट सिस्टम में ही प्रोड्यूस होते होंगे. तो हाउ आर एक्सरेज प्रोड्यूस? एन एक्सरे इज अ पैकेट दैट इज अ फोटोन एंड दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एटम. देखिए प्रोसेस बहुत सिंपल है. हम सबको पता है कि अगर एक एटम है उसमें एनर्जी लेवल्स हैं, अगर नीचे का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ऊपर का इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा और वो जो फोटोन एनर्जी लेवल के गैप के बीच में से आता है, these photons, that is what we study. So this generally caused by energy changes in an electron which moves from a higher energy to a lower level one, and incoming electron may also collide. So basically this is then I will be telling you about the processes. So इसमें X-rays कैसे produce होते हैं? Basically it is an outer disturbance to the atom or an ion. तो इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय इटसेल्फ कि अपने आप ही इलेक्ट्रॉन में एनर्जी लेवल्स, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स फ्लक्चुएट हुए और एक्सरेज जनरेट हो गए. एक्सरेज आर ऑलवेज जनरेटेड बाय एन आउटर डिस्टर्बेंस टू द एटम और द चार्ज्ड आयन. नाउ एक्सरेज इन स्पेस,
हम सबको पता है कि एक्सरेज का इजाद अर्थ पे कैसे हुआ था। एक्सरेज इन स्पेस आर प्रोड्यूस्ड इन हॉट एंड वायलेंट प्रोसेसेस। जैसे कि हमने देखा कि इनके टेम्परेचर बहुत हाई होते हैं, जो सबसे पहला डायग्राम आपको दिखाया था, इनके टेम्परेचर बहुत हाई होते हैं। So X-ray emission is expected from astronomical objects that contain extremely hot gases at temperatures above a million Kelvin. This is a very important point, क्योंकि हर सोर्स जो है इतना हॉट नहीं होता है, हर ऑब्जेक्ट इतना हॉट नहीं होता है स्पेस में। तो जो ऑब्जेक्ट्स इतने ज्यादा हॉट हैं, जिनके आसपास इतना हैवी टेम्परेचर है, वहीं से एक्सरेज हमें मिलते हैं, और ये एक्सरेज हमें उस सोर्स के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। सो बेसिकली दे शो द हॉट स्पॉट्स ऑफ द यूनिवर्स। Now, let me compare what we see as an X-ray being Earthlings and what are X-rays from space. तो ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है, दिस इज अ वेरी इजी कंपैरिजन, कि जैसे जब हम एक्सरे कराने जाते हैं तो एक एक्सरे की मशीन हमारे सामने रखी जाती है, हमें दीवार पे खड़ा किया जाता है और हमारे पीछे एक्सरे की शीट रखी जाती है। तो ये जो है एक्सरे जो है बोन को पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं, पर ये हमारी स्किन को पेनिट्रेट कर लेते हैं। सिमिलरली स्पेस में कोई एक सोर्स है जहां से एक्सरे निकल रही है और वो हमारे सैटेलाइट तक पहुंचती है। अब क्या है कि स्पेस इज नॉट एम्प्टी, स्पेस हैज मेनी थिंग्स, मेनी गैसेस, क्लाउड्स, हाइड्रोजन, डस्ट। तो ये जो एक्सरेज हैं ये वैसे तो इंटरेक्ट नहीं करती है बिकॉज दे आर हाई एनर्जी, तो यूजुअली दे जस्ट गो थ्रू, बट समटाइम्स दे डू इंटरेक्ट। तो X-rays can also tell us about the medium of our space. Now, एक बहुत genuine question ये है कि why are we studying these X-rays from satellite? So, the answer is that X-rays cannot penetrate our atmosphere. X-rays हमारे Earth के atmosphere के अंदर नहीं आ सकती है. Not just the ozone layer, I'm talking about the atmosphere of the Earth. तो जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स, अगर आपको पता होगा कि लेह लद्दाख में एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, और इंडिया में और भी कई जगहों पे बहुत पहाड़ों के ऊपर ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स बनाए गए हैं। एक रेडियो टेलीस्कोप ही है जो बिल्कुल ग्राउंड पे फंक्शन कर सकता है। देयर आर मेनी रीजंस व्हाई ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स आर ऑन अ माउंटेन, वी विल नॉट डिस्कस देम टुडे, बट जहां तक बात है गामा रे की, एक्सरे की, यूवी की, दिस कैन नॉट बी स्टडीड फ्रॉम आवर ग्राउंड लेवल। इसको स्टडी करने के लिए हमको एटमॉस्फेयर के थोड़े ऊपरी हिस्से में जाना पड़ेगा। तो इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी ने अटैक करने के लिए रॉकेट्स बनाए थे, और इन रॉकेट्स को अमेरिका ने कैप्चर किया। अभी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद इन रॉकेट्स का कोई काम नहीं था। सो अ टीम लेड बाय हर्बर्ट फ्रीडमैन ऑफ नेवल रिसर्च लेबोरेटरी, इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट एक रॉकेट के ऊपर डाला और रॉकेट को भेज दिया। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग व्हाट दे फाउंड आउट। द डिस्कवरी, जैसे क्या कहते हैं, अक्सर डिस्कवरीज हैपन, you know, we are not expecting कि we are just conducting experiments and हमें अक्सर काफी सारी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज जो हुई है वो इसी तरीके से हुई है कि हमने कुछ किया, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और हमें कुछ ऐसा मिल गया जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। 1949 के पहले, जो कि इवन 100 साल भी नहीं हुए हैं, एंड 100 साल एक बहुत छोटी टाइमलाइन होती है अगर आप पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को देखें तो, एक एक्सरे एमिशन सन के कोरोना में से डिटेक्ट किया गया था। दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट पीपल गॉट टू नो दैट हमारे सिर्फ अर्थ पे हम एक्सरेज की स्टडी नहीं यूज कर सकते। एक्सरेज आर समथिंग दैट आर बीइंग एमिटेड फ्रॉम दी सोलर ऑब्जेक्ट्स। अभी सोलर सिस्टम का तो पता चल गया कि सोलर सिस्टम में है, और आपको पता होगा कि ये जो हमें यूनिवर्स के बारे में इतनी सारी चीजें पता चली है, सुपरनोवा, ब्लैक होल्स, ये बहुत रीसेंट डिस्कवरीज हैं, बहुत रीसेंट डिस्कवरीज हैं। दे आर 30 years old, 40 years old, they are very very recent. These fields are very new and there are many open questions in this field. तो जब भी एक ये डिटेक्ट हुआ, उसके बाद इन्हें लगा कि सन से एक्सरे आ रही है तो मून से भी एक्सरेज आ रही होंगी। तो in 1962 a team of scientists under the direction of Riccardo Giacconi एक्सरे फील्ड का एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। इन्होंने एरोबी रॉकेट के ऊपर एक छोटा सा एक्सरे डिटेक्टर डाला और इन्हें फर्स्ट टाइम पता चला कि नॉट इन जस्ट आवर सोलर सिस्टम, आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम ऑल्सो in our galaxy there are multiple number of sources जहां से एक्सरेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, and they had no idea what are these sources. इन्होंने इसलिए ये पहला स्कॉर्पियस X1, इसका नाम X1 इसलिए क्योंकि ये पहला एक्सरे सोर्स था, और इसको स्कॉर्पियस इसलिए क्योंकि ये स्कॉर्पियो जो कॉन्स्टलेशन है उसमें ये पाया गया था।
उसके बाद जब एक ऑब्जेक्ट मिला तो ऑफ कोर्स अस बीइंग ह्यूमंस वी आर क्यूरियस कीचर्स। तो 1963 से 1970 के बीच में बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। नाउ एज आई सेड कि कोई भी चीज ग्राउंड से स्टडी नहीं की जा सकती है, तो इन लोगों को डिवाइसेस बनाने पड़े एंड उसको रॉकेट के ऊपर डाल के इन्हें अपर एटमॉस्फेयर में भेजना पड़ा, ताकि वहां पे ये जो है एक्सरे फोटॉन्स को कैप्चर कर सके और हम उसको स्टडी कर सकें। सबसे पहला डेडिकेटेड सैटेलाइट जो था, जो कि बनाया गया था नासा द्वारा 1970 में, उसका नाम था उहुरु। और उहुरु ने 400 एक्सरे सोर्सेस की पहचान की विद इन जस्ट 3 इयर्स। सो लेफ्ट की इमेज में ये है हमारा V2 रॉकेट। सेकेंड इमेज जो है लेफ्ट से, दैट इज एरोबी रॉकेट। ये एक बलून है। आई डोंट नो इफ मेनी पीपल नो अबाउट दिस, बट ये बहुत हल्के और बहुत पतले बलून होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं। इन्हें पहले फुलाया जाता है जमीन से बहुत हल्के हल्के तरीके से, क्योंकि ये फट सकते हैं, और उसके बाद इन्हें हवा में लॉन्च किया जाता है। तो ये बलून एक हॉट एयर बलून की तरह ऊपर जाता है आपके इंस्ट्रूमेंट को नीचे कैरी करते हुए। वहां से उसके बाद इस इंस्ट्रूमेंट को वापस नीचे लाया जाता है एंड देन उसकी स्टडी की जाती है। और राइट में दैट इज सर रिकार्डो जियाकोनी, एंड ऑन द लेफ्ट यू हैव मैडम टाउनसेंड। ये नासा की पहली फीमेल इंजीनियर थी और इन्होंने उहुरु बनाया था। अब हम एक्सरे प्रोसेसेस की बात करते हैं। सो यू नो, लाइक आई सेड कि एटम्स में से ही एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं, और ये सेम एटम्स हमारी बॉडी में भी है और ये सेम एटम्स स्पेस में भी है। So in these sources in the universe, there are certain processes that produce these X-rays. These processes are all about an electron with a very high energy or a photon with a very high energy disturbing a stable system. This is the very basic process, and इसमें से काफी सारे processes के बारे में आपने already पढ़ रखा होगा। तो सबसे पहले एक्सरे फ्लोरेसेंस की बात करते हैं। There is an X-ray photon which comes and hits the atom. It ejects the lowest energy atom from the lowest energy electron from the atom. That electron goes out, and when the upper electrons come on the lower level, we have X-rays. ये X-ray fluorescence पहला process. दूसरा process charge exchange. A charged ion collides with a neutral atom or a molecule and captures one of its electrons. The photon that is emitted as the electron captured comes down to the lower energy is again X-rays. Synchrotron radiation is very crucial और इसको काफी सारे sources में study किया जाता है। A charged particle which is moving along a magnetic field radiates. ये हमें पता है, ये हमने पढ़ा है। तो अभी let me put this into perspective कि ये चार्ज पार्टिकल्स बहुत ही हाई स्पीड में होते हैं, विच वी कॉल्ड रिलेटिविस्टिक स्पीड, और ये मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत स्ट्रांग होती है। सो यू नो देयर इज अ टर्म एस्ट्रोनॉमिकल क्वांटिटी। तो एस्ट्रोनॉमिकल क्वांटिटी का मतलब भी है समथिंग ह्यूज, समथिंग लार्जर एंड समथिंग विच इज नॉट इवन इमेजिनेबल बाय द ह्यूमन माइंड। तो सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन गोज अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड। ब्रैमस्टरलंग इज द प्रोसेस जो कि मेरी रिसर्च फील्ड जो है एक्सरे बाइनरीज, उसका सबसे क्रूशियल प्रोसेस है, एंड विच आई विल एक्सप्लेन यू लेटर व्हाई इज इट सो। तो दिस इज ऑल्सो, एज यू कैन सी, दीज प्रोसेसेस सीम वेरी सिंपल, बट जब हम इसका स्पेक्ट्रा स्टडी करते हैं, जब हम इनका एक कॉम्बिनेशन स्टडी करते हैं एट एस्ट्रोनॉमिकल लेवल्स, यू नो, इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो एन इलेक्ट्रॉन विच इज चार्ज्ड बाय अ प्रोटॉन, एक बहुत रिलेटिविस्टिक स्पीड में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है और वो डेविएट हो गया अपने पाथ से because of an atom or a charged proton or a heavy nuclei, it produces X-rays. Inverse Compton scattering, yet another very crucial process in X-ray binaries. This process, इसका नाम inverse Compton scattering इसलिए है क्योंकि ये Compton scattering का उल्टा है। The name is very simple, and Compton scattering is basically कि एक high energy photon जो है एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ाता है। इनवर्स कॉम्पटन स्कैटरिंग में क्या है कि एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक लो एनर्जी फोटोन से टकराया, इट गेव इट्स एनर्जी टू द हाई एनर्जी फोटोन एंड rest of the energy was left in the low energy electron. So these are the 5 processes which I am introducing to you today, because these are the 5 most crucial X-ray processes that takes place in all the sources that we know of. There are many other processes, but these are the 5 most crucial ones. Now I'll introduce you to all these different objects that are found in space and that gives us X-ray radiation. I hope till now you are with me
and if I have said anything complicated yet, I hope I'm able to clarify it later. So first I'll introduce to you on the top most, that is a pulsar. Abhi we have all heard of these names: pulsar, neutron star, black hole, supernova, galaxy. We have heard about all these, and all of these are very crucially studied by X-rays because these are very, very hot systems. They have very high energy. And so I'll first introduce you to pulsar, a rapidly spinning neutron star. Pulsar इसका नाम ही इसलिए because it pulsates and it pulsates really fast. So it's like a lighthouse. ये example बहुत common है एस्ट्रोफिजिसिस्ट के बीच में. It's like a lighthouse. तो एक अगर lighthouse है तो वो जब घूमता है तो जब आपके सामने आएगा तो आपके सामने एक लाइट आएगी टॉर्च की जैसे. पर जब वो लाइट हाउस की का जो लैंप है वो अगर पीछे चला गया तो फिर लाइट नहीं आएगी आपके पास, फिर अचानक से आपके सामने लाइट आएगी. सो इट रोटेट्स लाइक दिस. सो a rapidly spinning neutron star with high magnetic field ionizes its atmosphere and produces X-rays. Second, on the right, the top row, right side, is a neutron star. So neutron star, black hole and white dwarfs. We know that, I know, and I don't know if you know, but these are produced after the death of the star. ये तीन ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि मेनली प्रोड्यूस होते हैं जब किसी स्टार का फाइनल एंडिंग स्टेज आता है, इधर अ ब्लैक होल और अ व्हाइट होल और न्यूट्रॉन स्टार. ये बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, इनकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा हाई होती है और ये बहुत छोटे बहुत कॉम्पैक्ट सिस्टम्स होते हैं. सो अ न्यूट्रॉन स्टार, इट टेक्स, लेट्स से कि एक न्यूट्रॉन स्टार है, ठीक है. अभी न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटी इतनी है, ये किसी ना किसी बड़े दूसरे स्टार को अपने ऑर्बिट में ले लेगा और क्या होगा कि फिर धीरे धीरे उसके मास को अपनी तरफ खींचने लगेगा. So this is what happens. I'll explain about this process later. The neutron star funnels matter from its companion onto its surface. Like I said, this is the neutron star. This is the star which is the companion. The neutron star takes out the mass from this companion और वो अपने तरफ उस मास को खींचने लगता है. तो अगर आप इस इमेज में देखेंगे तो जो राइट साइड पे छोटी सी एक डिस्क टाइप की दिख रही है आपको, दैट इज अ न्यूट्रॉन स्टार. लाइक आई सेड, दीज आर वेरी कॉम्पैक्ट एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. जो लेफ्ट साइड में है वो एक नॉर्मल स्टार है एंड इवन बाय दिस आर्टिस्टिक इमेज यू कैन टेल द साइज डिफरेंस. हाउएवर ये स्टार इतना बड़ा है उसके बावजूद भी ये खींचा चला जा रहा है टुवर्ड्स द न्यूट्रॉन स्टार. Just like that, on the left we have a black hole X-ray binary. So this is a neutron star binary, this is a black hole binary. ब्लैक होल के साथ भी एक स्टार का कंपेनियन होता है और ये जो है स्टार के मास को पूरी तरीके से अपने पास खींच के एक डिस्क बना लेता है, विच इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, जो कि हमने पढ़ा है. एंड इस डिस्क के बाद धीरे धीरे उस मास को कंज्यूम करने लगता है. तो ये जो दोनों सिस्टम्स हैं, ये जब ये मास आता है इतनी फोर्स में आता है और बहुत जोर से कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के ऐसे 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 घूमने लगता है एक डिस्क बना के. दिस इज अ वेरी हॉट सिस्टम एंड दिस प्रोड्यूसेस एक्सरेज. इसके नीचे राइट साइड में दिस इज अ गामा रे बर्स्ट. बेसिकली जब कोई सोर्स जो है एंड होता है या डाई करता है, it produces UVs, it produces X-rays, it produces gamma rays. So these gamma ray bursts are very, very bright. So that is why it's called a cosmic flashlight. नीचे है supernova remnant. अभी ये जो फोटो है इसमें आपको तीन कलर्स दिख रहे होंगे. So the blue color over here is the X-ray. This is a combined image of X-ray and two other wavelengths. On the right side, we have active galactic nuclei. Like we live in a galaxy, there are many other galaxies in the whole universe, and कुछ galaxies का जो सुपर massive black hole है, basically हमारी galaxy के center में एक बहुत बहुत massive black hole है, very massive. Its mass is millions, billions more than the mass of the sun. इसलिए हम लोग इसको सुपर massive black hole कहते हैं. तो ये सुपर massive black hole हमारे galaxy को जो है पकड़े हुए. सो दीज सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कभी कभी ये शांत होते हैं, कभी कभी ये कुछ रिएक्ट नहीं करते, कभी दे आर जस्ट देयर. समटाइम्स दे रिएक्ट, समटाइम्स दे आर एक्टिव. सो दिस सच गैलेक्सीज जिसमें एक ऐसा सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो रिएक्ट कर रहा है, जो एक्टिव है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई. सो राइट नाउ आई हैव इंट्रोड्यूस्ड यू टू 6 सोर्सेज: पल्सर्स, न्यूट्रॉन स्टार एक्सरे बाइनरीज, ब्लैक होल एक्सरे बाइनरीज, गामा रे बर्स्ट्स, AGNs and supernova.
इसमें से मेरी फील्ड ऑफ स्टडी है ब्लैक होल एक्सरे बाइनरीज। ठीक है, अब हम लोग एक्सरे बाइनरीज की बात करते हैं। So X-ray binaries are made up of a normal star, that is the main sequence star। एक normal star है आपका, वो अपनी लाइफ जी रहा है आराम से। एक कोलैप्स स्टार है, व्हाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल। ये दोनों एक बाइनरी सिस्टम में। बाइनरी सिस्टम मतलब ये आपस में गोल 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 घूम रहा है ऐसे। सो दिस पेयर प्रोड्यूसेस एक्सरेज। अभी बिफोर स्टार्टिंग अबाउट हाउ इट प्रोड्यूसेस एक्सरेज, फर्स्ट आई विल क्लासिफाई देम। इनकी दो कैटेगरीज हैं, एक है लो मास एक्सरे बाइनरी। ओके, लो मास एक्सरे बाइनरी है, एक है हाई मास एक्सरे बाइनरी। अभी लो मास एक्सरे बाइनरीज का मतलब क्या होता है? ये जो मास वर्ड है, ये मास वर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि इट टॉक्स अबाउट द मास ऑफ द कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट। नो, इट टॉक्स अबाउट द मास ऑफ द कंपेनियन स्टार। कंपेनियन स्टार के मास से जो है इनका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है लो मास एक्सरे बाइनरी और हाई मास एक्सरे बाइनरी। तो जब एक लो मास एक्सरे बाइनरी मींस 1 to 2 सोलर मास का जब कोई स्टार किसी कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के साथ बाइनरी बनाता है, उसको हम लोग लो मास एक्सरे बाइनरी बोलते हैं। हाई मास एक्सरे बाइनरी मतलब जब कोई हाई मास स्टार एक कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के साथ एक बाइनरी सिस्टम बनाता है, उसको हम लोग हाई मास एक्सरे बाइनरी बोलते हैं। अभी इन दोनों बाइनरीज में जो प्रोसेसेस हैं वो बहुत अलग है एक दूसरे से, राइट? तो अब हम लोग वापस ऊपर की डेफिनेशन पे चलते हैं। These pairs of stars produce X-rays। ठीक है, this much must be clear कि ये जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है X-rays, but why is it producing X-rays? So the reason is कि these X-rays, the material is pulled off the normal star by the gravity of the dense collapsed star. Okay, the X-rays come from the area around the collapsed star where the material is falling towards and it is heated to very high temperatures। ठीक है, अभी ये कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ एक स्टार है और ये कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि ये बहुत तेजी से अपनी तरफ इस मास को खींच रहा है। और जब इतनी तेजी से इस मास को खींच रहा है तो इट्स गेटिंग वेरी वेरी हीटेड। एंड सिंस वी नो दीज बोथ आर रोटेटिंग सिस्टम्स, समटाइम्स हमारे जो कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना वो भी रोटेट करता है, नॉट समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट रोटेट करता है। सो कॉन्जर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। ये जो मास आया, ये जैसे अगर ये कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट है तो ये मास ऐसे आगे गिर नहीं जाता है ऐसे ऊपर से, नहीं, इट कम्स एंड इट फॉर्म्स अ डिस्क और ये इर्द गिर्द हमारे कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के घूमने लगता है। सो लो मास एक्सरे बाइनरीज और हाई मास एक्सरे बाइनरीज में दोनों में तीनों में से कोई भी कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। व्हाइट ड्वार्फ भी हो सकता है, न्यूट्रॉन स्टार भी हो सकता है, ब्लैक होल भी हो सकता है। तीनों के साथ या तो एक लो मास स्टार आके एक बाइनरी बना सकता है या तो एक हाई मास स्टार एक बाइनरी बना सकता है। ओके, तो पहले हम लोग लो मास एक्सरे बाइनरीज की बात करेंगे। लो मास एक्सरे बाइनरीज में क्या होता है? ये कॉम्पेनियन स्टार है, ये इसका लाइक आई टोल्ड यू ऐसे आके गिरता नहीं है, डिस्क बनाता है। तो ये जो डिस्क बनी, ये डिस्क तभी बनती है जब कंपेनियन स्टार का मास थोड़ा कम होता है। और ये जो L1 लिखा हुआ है, ये हमारा बहुत बेसिक न्यूटोनियन फिजिक्स है कि दो ऑब्जेक्ट्स जो आपस में घूम रहे होते हैं ऑर्बिट में, इनके बीच में 5 पॉइंट्स होते हैं जिनको हम लोग लैग्रैंजियन पॉइंट्स बोलते हैं। आई एम श्योर ये थर्ड ईयर में आप लोग पढ़ेंगे और जो लोग थर्ड ईयर में हैं वो पढ़ चुके होंगे। लैग्रैंजियन पॉइंट्स होते हैं, ये 5 पॉइंट्स होते हैं, L1, L2, L3, L4, L5। यहाँ पे ग्रेविटी दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में सेम होती है। ओके, तो ये L1 पॉइंट है। अभी भी नो कि एक कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट है, एक कंपेनियन स्टार है, दोनों की ग्रेविटीज बहुत अलग हैं बट दोनों बाइनरी में घूम रहे हैं। तो L1 एक ऐसा पॉइंट है दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जहां की ग्रेविटी सेम है। अब जब ये स्टार है ना, हमारा स्टार स्टेबल नहीं रहता है, हमारा स्टार ऐसे बड़ा होता है छोटा होता है, बड़ा होता है छोटा होता है। अभी सन उस फेज में पहुंचा नहीं है, जब वो उस फेज में पहुंचेगा तब हमारा अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि जब वो बड़ा होगा तो वो अर्थ को जला देगा। तो हमारा जो स्टार है वो ऐसे बड़ा होता है छोटा होता है, बड़ा होता है छोटा होता है। तो जब वो बड़ा होता है तो बड़ा होते होते अगर उसका मास L1 पॉइंट को टच कर गया तो वहां से जो है मास खींचा चला जाता है कॉम्पैक्ट बाइनरी के पास और एक डिस्क बनाता है। इस डिस्क को हम लोग कहते हैं अक्रीशन डिस्क। अक्रीट करना मतलब अपनी तरफ खींचना, अक्रीट करना, अक्रीशन। इस डिस्क को हम लोग कहते हैं अक्रीशन डिस्क।
अभी हमारे हाई मास एक्सरे बाइनरीज में क्या होता है, इसमें एक्रीशन डिस्क बनती है, बट कंपेनियन स्टार जो इतने बड़े हैं, इनका मास इतना ज्यादा है कि इसका मास एक विंड की तरह भी बहता है ड्यू टू अदर प्रोसेसेस। जैसे मानो एक सिस्टम है, अभी कहीं पे सुपरनोवा ब्लास्ट हुआ, उसके वजह से एक बहुत ज्यादा हाई एनर्जी आई, कुछ भी हुआ, इस स्टार में से विंड्स के थ्रू जो है इसका मास निकलेगा। और यहाँ पे जो है कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट में मास जब L1 से खींचेगा तब भी एक्रीशन डिस्क बनेगी, और जब ये मास स्टेलर विंड्स के थ्रू कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के पास पहुंचेगा तब भी एक्रीशन डिस्क बनेगी। Now, I heard the last talk, or there was a question something regarding white dwarf, neutron star और black hole. तो यहाँ पे ये categorization I have given कि white dwarf किस मास के स्टार से बनता है, न्यूट्रॉन स्टार किस मास के स्टार से बनता है, और ब्लैक होल किस मास के स्टार बनता है, इनका एंड प्रोसेस क्या होता है, इसका मास क्या होता है, रेडियस क्या होता है ना। एज यू कैन सी white dwarf is quite big, 10 to the power 4 times अर्थ, लेकिन 10 to the power 4 किलोमीटर्स, बट न्यूट्रॉन स्टार इज 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर का रेडियस आप समझ रहे हैं, मतलब कोई एक बड़ा शहर ले लीजिए, बनारस का 2 गुना हो गया, मानिए बनारस का रेडियस 5 किलोमीटर का है, बनारस के बाहरी क्षेत्रों को आप ले लीजिए, हो गया 10 किलोमीटर। न्यूट्रॉन स्टार का साइज सिर्फ इतना ही होता है, ओके, बट इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि इसके आगे एक बहुत बड़ा कंपेनियन स्टार भी अपने आप को रोक नहीं पाता है। मूविंग ऑन, अब आई टोल्ड यू कि लो मास एक्सरे बाइनरीज इज माय रिसर्च फील्ड, है ना। तो लो मास एक्सरे बाइनरीज में भी व्हाइट डॉर्फ्स हैं, ब्लैक होल्स हैं, न्यूट्रॉन स्टार है। सो आई पर्टिकुलरली स्टडी ब्लैक होल लो मास एक्सरे बाइनरीज, क्योंकि हर फील्ड में अपने बहुत ज्यादा डेप्थ है। सो आई हैव जस्ट स्टार्टेड राइट नाउ, लास्ट 2-3 साल से स्टडीइंग ब्लैक होल एक्सरे बाइनरी सिस्टम्स। तो ब्लैक होल एक्सरे बाइनरी सिस्टम्स को पढ़ने का एक तरीका होता है, इसको एनालाइज करने का एक तरीका होता है, और एनालिसिस टेक्निक्स, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द एनालिसिस टेक्निक्स। आई एम ट्राइंग टू कीप इट वेरी लेस डिटेल्ड, बट दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि अभी इट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन, और मेरे से काफी बार पूछा जाता है दैट हाउ डू यू नो वो सिस्टम तो यहाँ नहीं है, हाउ डू यू नो इट्स मास, how do you know the distance, how accurately we know these things. So this is just to put into perspective कि last 40-50 years से जो भी काम हो रहे हैं इन fields के ऊपर, people are theoretically very very accurate, और observational constraints हैं हम लोगों के ऊपर, since the satellite can only do so much. With advancing technology we have advancing satellites, that is for sure. आज से 40 साल पहले जो उहुरू लॉन्च हुआ था 50 साल पहले, और आज जो instruments launch हो रहे हैं, they are vastly different, but the process of analysis is the same. So there are two kinds of analysis processes to analyze a low mass X-ray binary system. अभी क्या है ना, we can't look at this, we can't see these sources, they are so far, we can't resolve कि हाँ ये, जैसे अभी ब्लैक होल we can't see, बट उसके आजू बाजू के एक्रीशन डिस्क दैट वी कैन, क्योंकि उसमें से ऑप्टिकल लाइट भी आ रही है, उसमें से एक्सरे लाइट भी आ रही है, ब्लैक होल से तो कुछ नहीं आ रहा। तो अगर हमारे आसपास कोई ब्लैक होल है, इट्स इनविजिबल टू अस, बट हाँ अगर वो अक्रीट कर रहा है, अगर उसके पास मैटर है, देन वी नो कि हाँ वहाँ ब्लैक होल है। सो सिमिलरली लो मास एक्सरे बाइनरीज को स्टडी करने का एक तरीका होता है। सो इसके दो पार्ट्स होते हैं, स्पेक्ट्रल स्टडीज और टाइमिंग स्टडीज। स्पेक्ट्रल स्टडीज का मतलब होता है स्पेक्ट्रा की स्टडी। स्पेक्ट्रा क्या होता है, फोटॉन्स विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी। हमारे वाई एक्सिस पे होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स, और हमारे एक्स एक्सिस पे होती है एनर्जी, एनर्जी इन केईवी, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो मैंने आपको सबसे पहले डायग्राम में दिखाया था। तो इस स्पेक्ट्रा को जो अब हम स्टडी करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रल स्टडी। ओके, सो यहाँ पे जो राइट साइड वाला डायग्राम है, यहाँ पे आपको एनर्जी इनटू फ्लक्स वर्सेस एनर्जी दिख रही है। दिस इज जस्ट व्हाट अ स्पेक्ट्रा लुक्स लाइक। ओके, एक स्पेक्ट्रा कुछ इस तरीके से दिखता है। अब इस स्पेक्ट्रा में से हम लोग क्या क्या बता सकते हैं कि ब्लैक होल का मास कितना है, ब्लैक होल की अक्रीशन डिस्क कैसी है, ब्लैक होल की अक्रीशन डिस्क ब्लैक होल से कितनी पास है, कितनी दूर है, ब्लैक होल का रेडियस क्या है, ब्लैक होल अक्रीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ब्लैक होल अभी एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है। ऑल दीज थिंग्स वी कैन टेल
from spectral states. Abhi I am not elaborating on soft and hard states, but later on after the talk, if you feel like you want a description, I would describe it. टाइमिंग प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो अभी बोला ना स्पेक्ट्रा विच इज द स्टडी ऑफ फोटोन वर्सेस एनर्जी. नाउ वी वांट टू स्टडी द फोटॉन्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, तो मानो कोई सिस्टम है, आप लेट मी गिव एन एग्जांपल. आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ द लाइट हाउस. आप यहाँ बैठे हैं, आपके आगे एक लाइट हाउस है, वो लाइट हाउस ऐसे 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 घूम रहा है. ठीक है, वी नो की लाइट से फोटॉन्स आते हैं. जब वो लाइट हाउस की लाइट आपके ऊपर पड़ी तो आपको एक फोटोन काउंट मिला, बट जब वो वापस चली गई पीछे तो वापस आपका जो है कर्व फ्लैट हो गया. फिर वो लाइट हाउस घूम के आपके पास आया, फिर आपके पास एक स्पाइक आई, फिर वो पीछे चला गया, आपका कर्व फ्लैट हो गया. इसको हम लोग लाइट कर्व कहते हैं. A light curve is a graph of intensity over time. Intensity of what? Intensity of photons, which is called flux. Okay. This on the left hand side is what an light curve looks like. तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो है काउंट बढ़ रहा है, फिर काउंट घट रहा है, फिर ये काउंट बढ़ा, फिर ये काउंट घटा घटा घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा. तो ये जो काउंट्स हैं, इससे इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, इससे हम लोगों को ये पता चल सकता है कि इस काउंट्स को एनालाइज और फर्दर करना पड़ता है इस लाइट कर्व से. बट हमें ये पता चल गया कि कब ये सिस्टम एक्टिव है, मतलब कहाँ पे फोटोन सबसे ज्यादा है, और टाइम जब किस टाइम पे फोटॉन्स कम है. अभी जिस टाइम पे फोटोन कम है क्यू कम है, जिस टाइम पे फोटोन ज्यादा है क्यू ज्यादा है. वी स्टडी ऑल दीज थिंग्स. Now I'll tell you about only one mission. There have been many and there are still many missions all over the world जो X-rays को study करते हैं. But I'll only talk about our Indian satellite जिस पे कि मेरा काम शुरू हुआ था. अभी I am in doing my PhD in China, तो वहाँ पे हम लोग एक NASA की satellite का data use कर रहे हैं. But I started my work, I was introduced to X-rays with the data of Astrosat. Astrosat इंडिया की first multi-wavelength satellite है. एंड आई थिंक इंडिया की पहली एस्ट्रोनॉमी की सैटेलाइट भी है. आई डोंट थिंक इंडिया ने आज तक कोई और सैटेलाइट स्पेस में भेजी है फॉर द पर्पज ऑफ स्टडिंग एस्ट्रोफिजिक्स. तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स है. व्हाई इज इट कॉल्ड मल्टी वेवलेंथ? इट इज कॉल्ड मल्टी वेवलेंथ क्योंकि इसमें यूवी भी स्टडी कर सकते हैं और इसमें हम लोग एक्सरेज भी स्टडी कर सकते हैं. अभी एक्सरेज की नहीं एक रेंज होती है. इट इज नॉट जस्ट वन एनर्जी, इट हैज मेनी एनर्जीज. तो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज को स्टडी करने के लिए इसमें 3 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, which is there is one LAXPC, CZTI and SXT. So LAXPC is studying the middle range of the X-rays. मतलब it's not very high, not very low. बहुत वेग है ये description, but just go with it. Not very high, not very low. SXT, soft X-ray telescope, is for the lowest energies, and the CZTI is for the highest energies of X-rays. So that is the instrument. Now to describe, this is what by the way it looked like. ये real photo है हमारे एस्ट्रोसैट का. This is all covered in gold and this is right before it was being launched from PSLV. ये 2015 में लॉन्च हुआ था. ये मिशन 3 साल का होने वाला था, but I think it's been 6 years now, and it is there are some components which have died down, but some of the components of this instrument are still working and we still get data from it, we still work on it, and we are still publishing papers. So LAXPC काम कैसे करता है? This is very proportional counters. देखिए proportional counters 1950-60 से यूज हो रहे हैं एक्सरेज को स्टडी करने के लिए, एंड अभी भी LAXPC में proportional counter ही लगा है. तो क्या है, एक गैस है, 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है. अभी कोई एक्सरे का फोटोन आया, वो गैस में एब्जॉर्ब हुआ, गैस के इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए, वो इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई हुए, एम्पलीफाई हुए ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डिजाइन ऑफ द सिस्टम, और फिर एक वोल्टेज कन्वर्ट होके उसको मेजर कर लिया गया. तो दैट मीन्स कि एक वोल्टेज अगर मिला तो मुझे इससे पता चल गया कि एक्सरे की क्या एनर्जी रही होगी जिससे ये वोल्टेज आया. दैट इज हाउ वी स्टडी. इसको कहते हैं काउंटिंग, फोटोन काउंटिंग मेथड इसको कहा जाता है. क्योंकि मेरे पास इमेज नहीं है, तो व्हाट आई डू, मेरे पास ये जो फोटोन का काउंट है जो वोल्टेज में कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज ऑल आई हैव इन द नेम ऑफ डेटा, द काउंट्स ऑफ फोटोन. And with this we do spectral studies, we do timing studies, and we combine them and we get the knowledge of various things that we know about such systems today. So that is where my talk is ending.
and now we can take some questions. Ma'am, can you tell us more about that hard state and soft state? Yeah, let me start sharing again. Uh, okay. Okay, so I need you to look at the left top image. ठीक है? Black hole in the center, accretion disk, like I told you. There is something called a corona. It's a very weird name right now, but ये नाम पहले आया था. तो ये corona is like a very hot plasma. Okay, plasma is electrons, charged ions. तो ये corona has very hot electrons. Okay. अभी क्या accretion disk, like I described to you 5 X-ray processes. Accretion disk has lots of atoms, electrons, charged ions in it. क्योंकि ये सारा स्टार से आ रहा है, तो accretion disk में वो सब मैटर है जो स्टार पे है. Accretion disk में से एक थर्मल कंपोनेंट निकलता है. Okay, these are thermal processes. The X-ray processes which I described to you, उसमें से कुछ thermal processes होते हैं. So that thermal process is coming out of the accretion disk. So क्या होता है, ये thermal processes की energy बहुत कम होती है. In X-ray, when we say soft and hard, we mean low energy and high energy. Soft state मतलब low energies के electrons जब हम उनको स्टडी करते हैं, या जब कोई सिस्टम ऐसी कंडीशन में होता है when it is only generating soft electrons, मतलब इसमें से soft photons, ये सिस्टम ऐसे ज्योमेट्री में है, ये सिस्टम में ऐसे प्रोसेसेस हो रहे हैं कि जो फोटॉन्स बाहर आ रहे हैं उनकी एनर्जी बहुत कम है. दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट स्टेट. बट जब ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जब फोटॉन्स की एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, देन इट इज कॉल्ड हार्ड स्टेट. So that is what soft state and hard state means. Soft state basically describes कि कौन से ऐसे प्रोसेस हो रहे हैं जिसमें से सॉफ्ट फोटॉन्स बाहर आ रहे होंगे. हार्ड स्टेट मीन्स सिस्टम ऐसी कौन सी ज्योमेट्री में है कि हार्ड फोटॉन्स बाहर आ रहे होंगे. एंड आफ्टर डूइंग एनालिसिस आई हैव सीन कि कभी आपको एक कर्व नहीं मिलेगा. आपको जो कर्व मिलेगा ना आपके स्क्रीन पे, इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज थिंग्स. So why was I showing to you the diagram on the left कि जो रेड एरोज हैं, द थर्मल कंपोनेंट है, दीज आर ऑलवेज सॉफ्ट फोटॉन्स. जब पावर लॉ कंपोनेंट, जब ये थर्मल, अब यू नो फोटॉन्स कैन गो एनीवेयर, दे आर मल्टी डायरेक्शनल, कोई एक डायरेक्शन में नहीं निकलेंगे सब फोटॉन्स. तो कुछ फोटॉन्स कोरोना में भी जाएंगे. कोरोना इज वेरी हाईली एनर्जेटिक, तो इसके प्रोसेसेस में एनर्जी और ज्यादा प्रोड्यूस होती है. सो दैट गिव्स यू हार्ड स्टेट. एंड जब ये कोरोना के कुछ फोटॉन्स वापस से डिस्क पे आते हैं तो उसको हम लोग रिफ्लेक्शन कंपोनेंट बोलते हैं. और रिफ्लेक्शन कंपोनेंट की एनर्जी हायर एनर्जी की तरफ होती है, बट फ्लक्स काउंट लो होता है. तो इफ यू सी द डायग्राम बिलो, यू विल सी कि जब accretion, so the black perpendicular line, that is the accretion disk. तो accretion disk, अभी these are all observational facts. Okay, आज तक जितने भी सोर्सेज स्टडी किए गए हैं उसमें जब भी कोरोना को सॉफ्ट, जब भी सिस्टम हमारा सॉफ्ट स्टेट में पाया गया है, वी हैव सीन दैट द accretion disk is very close to the black hole. accretion बहुत heavily चल रहा है. बट जब भी हमारा accretion disk हमारे ब्लैक होल से दूर होता है, then we see that the system is in hard state. Then we see that the system is producing hard photons. जब accretion disk pass होती है, it is producing soft photons. This is because of the first diagram that I showed to you above. कोरोना की जो ज्योमेट्री है, it's not yet one finalized geometry. अभी तक बहुत कंक्लूसिवली नहीं पता चला है कि कोरोना ब्लैक होल के ऊपर होता है, कि कोरोना हार्ट डिस्क के ऊपर होता है, कि कोरोना बाहर एक बलून की तरह है, कहाँ है, वी डोंट नो, बट वी नो इट एग्जिस्ट्स. सो व्हेन द accretion disk is not dominating, the corona is dominating. That is why we get hard photons and we call this hard state. But when the disk is dominating, we get soft photons and we call this soft state. Am I clear? हाँ, Hello? पूछो बेटा. मैम, आपने बीच में बताया कि एक इंस्ट्रूमेंट था वो गोल्ड से रैप था. मैम,
वो रैप होती है? गोल्ड की रैपिंग होती है इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, because in our space we have solar winds, we have many kinds of particles going around the system, and we don't want these particles to mess with the electronics of our satellite. So we wrap it in gold for that. वो gold, it's like a shield which saves, आपने often सुना होगा कि सोलर विंड आई और इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्टर्ब करके चली गई, एंड ये एक दो बार हुआ भी है नासा के एक सैटेलाइट के साथ। वो सैटेलाइट सन को ऑब्जर्व कर रही थी एंड इट वेंट कम्प्लीटली ब्लैंक, मतलब बिल्कुल डेटा नहीं आया। वो मतलब एक जो नॉइस आता ना हमारे टेलीविजन पे, वैसा नॉइस आने लगा। तो साइंटिस्ट वर नॉट एबल टू फिगर आउट कि ये क्यों हुआ, एंड लेटर दे सॉ कि हाँ एक सोलर विंड आई थी। सोलर विंड के साथ बहुत सारे पार्टिकल्स आते हैं, वेरी हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स, दे कम and they just destroy your instrument. So that's the purpose of the gold foil. It's to protect the instruments from such disturbing particles. अभी कोई बहुत highly energetic solar wind आएगी तो वो gold भी उसको protect नहीं कर पाएगा, but you send the satellite in space thinking कि you have to do whatever you can from here, because एक बार वो वहाँ ऊपर चली गई उसके बाद you cannot send some one person to fix it. So we prepare the satellite, we do all the computation, all the electronics, everything has to be done very perfectly, because and astrosat के साथ ये हुआ भी है कि even though everything was taken care of, LAXPC के 3 काउंटर्स हैं। जो LAXPC इंस्ट्रूमेंट मैंने बताया था उसमें 3 काउंटर्स हैं, उसमें से एक काउंटर 6 महीने में फेल हो गया और तीसरा काउंटर भी ऑलमोस्ट 2 साल बाद फेल हो गया। तो अभी एक ही काउंटर है जो वर्क कर रहा है, और उसमें यूवी का इंस्ट्रूमेंट भी है। यूवी के 2 इंस्ट्रूमेंट्स थे, उसमें से यूवी का एक इंस्ट्रूमेंट जो है एक थोड़ी सी मिस हैपनिंग के कारण the instrument was pointed towards the source which was very bright, and it was written in the manual कि इसको किसी ऐसे सोर्स की तरफ पॉइंट नहीं करना है जो बहुत ब्राइट हो, नहीं तो वो इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा। but it still happened and now that instrument is not working. So that gold foiling is for that, for मतलब gold foiling is to protect the instrument, because once it goes up you can't go and fix it, that's it. वो अब वहां जैसे चलेगा वैसे चलेगा, आपको उसके थ्रू ही आपका बेस्ट डेटा निकालना है। पीपीटी में जो रेफरेंस की स्लाइड थी वो इसीलिए थी बिकॉज आई नो कि अभी मानिए 30 बच्चे अटेंड कर रहे हैं, किसी को तो कुछ ना कुछ क्लिक करेगा। दैट रेफरेंस, if you go to the reference you will see कि इसमें कोई पेपर नहीं है। I have taken the information from Wikipedia, from NASA की वेबसाइट। आई एम टेलिंग यू इतनी ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। आप एक बहुत नए अगर आ रहे हैं ना किसी फील्ड में, स्पेशली एस्ट्रोफिजिक्स की किसी फील्ड में, यू कैन आईज क्लोज करके आप नासा की वेबसाइट खोल सकते हैं। दे हैव डिस्क्राइब्ड इट इन सच अ ब्यूटीफुल वे कि यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। तो मेरा जो भी इंफॉर्मेशन था वो नासा की वेबसाइट से, एक बुक है एक्सरे यूनिवर्स, जो बुक हम लोग को रिकमेंड की जाती है बिफोर वी एंटर इनटू दिस फील्ड कि ये पढ़ के आओ तो यू विल नो व्हाट इज हैपनिंग। सो वो बुक एंड रेफरेंसेस आर लाइक दैट। तो रेफरेंसेस आप देख सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी भी है, एंड बाकी नीलम मैम तो है ही जो सब करवा रही हैं क्योंकि मेरे लिए कोई सीनियर इंटरेक्शन नहीं था, कोई रिसर्च का कुछ नॉलेज नहीं था। तुम लोगों के समय नहीं था वो, मैंने मिस किया। मैंने ये हमेशा महसूस किया कि टीचर्स को बुला करके लेक्चर दिलाने से वो दैट इज एन इम्पोर्टेंट, वो इन डेप्थ लेक्चर देंगे, उनका लेवल ऑफ नॉलेज ऑफ कोर्स बहुत ही डिफरेंट होगा और बहुत ही अच्छा होगा, उसमें उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर वो शायद बहुत हाई लेवल का होता है। तो बच्चे ज्यादा, मतलब उनको ज्यादा बेनिफिट होता है जब वो तुम लोगों को सुनते हैं। काफी कुछ मेरे साइड में भी था बट आई हैड टू स्किप इट क्योंकि आई वाज नॉट श्योर कि कोई कनेक्ट कर पाएगा कि नहीं, एंड फिर बस बोलते जाना और किसी को समझ नहीं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है तो मुश्किल है नहीं, तो थैंक यू वेरी मच जूही। I would like to tell my juniors that you are very lucky that you have नीलम मैम। हम लोग जब थे तब तो मैम एचओडी बस बनी थी और हम लोग को निकलना पड़ा, कॉलेज से पास आउट हो गए हम लोग। But Neelam ma'am has always tried to make the department better. If you are in MMB, you will see कि department और MMB में gap है, and ऐसा लगता है हमेशा MMB में रह कि department में ज्यादा motivation है, ये है वो है, but
ma'am has been trying to cover that gap since she has gotten the position, and this is a very amazing initiative, and I'm very happy to be a part of it. And I have listened to these talks being a student. So giving the talk is I'm honored. This is beyond what I had imagined. मैम आई वांट टू से समथिंग बिकॉज जब मुझे टॉपिक आप बताएं कि आप ये बोलने वाली हैं तो पूरा ब्लैंक थी, क्या होता है कुछ नहीं पता, गूगल करो कुछ समझ नहीं आता। बट मैम इतने कम टाइम में आपने इतनी नई नई चीजें बताई, अब लगता है हाँ ये सब भी कर सकते हैं लाइफ पे, मतलब कि ये होता है। ब्लैक होल पता था, बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब पता है कितना अंदर हम उसमें जा सकते हैं, कितना कुछ कर सकते हैं। सो मैम बहुत ज्यादा थैंक यू। इतने नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हमको हर संडे मिल जाते हैं। हर संडे नीला मैम दे देती है नए नए टॉपिक्स, जानो समझो। तो मैम बहुत ज्यादा थैंक यू। इतना नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये, मतलब कि हम लोग को एस्ट्रोनॉट ये सब एकदम नया लगता था, मतलब बहुत कठिन होगा, बट इतना सिंपल होता है, ये ऐसे होता है वो ऐसे होता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग था। हम लोग भी कोशिश करेंगे इसको समझने की आखिर होता क्या है। वेरी वेरी थैंक यू मैम। एंड नीला मैम आपको बहुत ज्यादा थैंक यू, नई नई चीजें बताती रहती है हमको। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू बेटा।